डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अमरिंदर कुमार सिंह। आज मैं 10वीं कक्षा इतिहास पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का सभी प्रश्न उत्तर बताऊंगा। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। जो विकल्प आपको सर्वाधिक उपयुक्त लगे उनमें सही का निशान लगावें। पहला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? इसका ग आंसर सही होगा, यूरोप। इटली एवं जर्मनी वर्तमान समय में यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रश्न है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ग आंसर सही होगा, बूर्बो वंश। तीसरा प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? इसका ख आंसर सही होगा, कार्बोनरी। चौथा प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ग आंसर सही होगा, ऑस्ट्रिया। प्रश्न संख्या 5 है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ग आंसर सही होगा, प्रधानमंत्री। छठा प्रश्न है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? घ आंसर सही होगा, नाविक। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। सातवां प्रश्न है, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? ख आंसर सही होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 ईस्वी में जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। प्रश्न संख्या 8 है, जलवेरियन एक संस्था थी। इसका ख आंसर सही होगा, व्यापारियों की। 1834 ईस्वी में जर्मन व्यापारियों ने जलवेरियन नामक संस्था की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 9 है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ग आंसर सही होगा, बिस्मार्क। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। 10वां प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? घ आंसर सही होगा, 1871 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 11 है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका ख आंसर सही होगा, यूनान। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, 1829 ईस्वी में इंडियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई? क आंसर सही होगा, तुर्की। यह संधि 1829 ईस्वी में तुर्की और रूस के बीच हुई थी। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद क्या है? का उत्तर देख लेते हैं। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है, और यह एक ऐसी भावना है जिसमें लोग राष्ट्र के नाम पर सब कुछ समर्पित करने को तैयार हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, मेजनी कौन था? इसका उत्तर देख लेते हैं। मेजनी का जन्म 22 जून 1807 ईस्वी में जनेवा में हुआ था और उसकी मृत्यु 10 मार्च 1872 ईस्वी में इटली में हुई थी। मेजनी राजनेता, पत्रकार, एकीकरण का कार्यकर्ता थे। मेजनी को इटली का धड़कता हृदय भी कहा जाता है। उन्होंने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी तथा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया था।
मिजनी ने कहा था, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में सौंप देना चाहिए। इटली के एकीकरण में मिजनी का बहुत बड़ा योगदान था। तीसरा प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? इसका उत्तर देख लेते हैं। जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थे। पहला है लगभग 300 छोटे बड़े राज्य। दूसरा है इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। तीसरा, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। चौथा, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। पांचवा, मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। ये जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं थी। चौथा प्रश्न है, मेटरनिख युग क्या है? इसका उत्तर देख लेते हैं। 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन में ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ने ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों से मिलकर नेपोलियन द्वारा स्थापित व्यवस्था को समाप्त कर यूरोप में पुनः पुरातन व्यवस्था की और 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को यूरोप के इतिहास में मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? इसका उत्तर देख लेते हैं। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। इसमें पहला है मध्यम वर्ग का शासन पर असीम प्रभाव। दूसरा है समाजवाद का प्रसार। तीसरा है गीजो नामक कट्टर एवं प्रतिक्रियावादी प्रधानमंत्री का विरोध। चौथा है लुई फिलिप की नीतियों का विरोध। दूसरा प्रश्न है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? इसका उत्तर देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगा, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एलवर्ड की पराजय हो गई और ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में समाजवादी आंदोलन को कुचल दिया गया और मेजनी की हार हुई। धीरे धीरे इटली में जन जागरूकता और राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने लगी। जर्मन राज्यों में बढ़ते हुए विद्रोह को ऑस्ट्रिया एवं प्रसा ने मिलकर दबाया। तीसरा प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? इसका उत्तर देख लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम ने जब इटली पर अधिकार किया तो उसने छोटे छोटे राज्यों का अंत कर दिया। उसने रिगाओं, फेरारा, बोलोना तथा मोडेना को मिलाकर एक छोटे राज्य की स्थापना कर दी थी। इसे ट्रांसपार्निका गणतंत्र कहा गया था। इससे वहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रादुर्भाव हुआ। चौथा प्रश्न है, गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। इसका उत्तर देख लेते हैं। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक और मेजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काउंट काबूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना बनाई, जिसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायता से 1860 ईस्वी में नेपल्स के राजा को पराजित किया। इसके बाद सिसिली पर विजय पाई और इन रियासतों की अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग आकर गैरिबाल्डी का समर्थक बन गई और गैरिबाल्डी ने यहाँ
गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुअल को प्रतिनिधि के रूप में यहाँ की सत्ता संभाली। बाद में उसने काउर के प्रभाव पर पोप पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने अपने सारे जीते हुए इलाके को विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। उसने विक्टर इमैनुअल को संयुक्त इटली का राजा घोषित कर दिया और सार्डिनिया का नाम बदलकर इटली राज्य कर दिया। पांचवा प्रश्न है, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? इसका उत्तर देख लेते हैं। जनवरी 1830 ईस्वी में विलियम प्रथम प्रसा का शासक बना। वह साहसी, व्यवहार कुशल और योग्य सैनिक था। सिंहासन पर बैठते ही उसने सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी और उसने जर्मन राष्ट्रों की एकता के सूत्र में बांधने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। अतः विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इस पाठ का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इस चैप्टर से इसी प्रश्न का उत्तर बता रहा हूँ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में इसका उत्तर देख लेते हैं। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ युद्धों द्वारा प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में संभव हुआ। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था, अतः इसके लिए उसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। अतः बिस्मार्क ने हर संभव उपाय से धन एकत्र करके प्रसा के सैन्य शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया और इस कार्य में उसे अद्भुत सफलता मिली। सैन्य सुधार की योजना पूरी करके उसने अल्प समय में ही सेना को सुसंगठित करके अत्यंत शक्तिशाली बना लिया। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से प्रसा का सुदृढ़ीकरण किया और इसी कारण प्रसा ऑस्ट्रिया से किसी भी मायने में कम नहीं रह गया था। कालांतर में उसने 1830 ईस्वी में ऑस्ट्रिया प्रसा संधि का विरोध करना शुरू किया, जिसमें प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना था। फलस्वरूप प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण की भावना जोर पकड़ने लगी। अब बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण की योजना बनाने लगा। इसके लिए 1864 और 1871 के बीच उसको 3 युद्ध करने पड़े और जिनके फलस्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुई। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।